हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रही हूँ। मैं हूँ शिल्पा सिंघानिया विद बीएससी एंड एमएससी इन इकोनॉमिक्स। और आप लोग के सामने ये कोर्स मैं लेके आ रही हूँ। इस कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म को पक्का विजिट कीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। नेशनल इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम, स्टूडेंट्स, इनकम क्या होता है? हम लोग हर कोई इनकम अर्न करते हैं। और कौन से सेक्टर से हम लोग इनकम अर्न करते हैं? तीन सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। एक होता है हमारी प्राइमरी, साथ में होते हैं सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स में हम इनकम अर्न करते हैं। ठीक है। जब एक एक इंडिविजुअल का इनकम को हम लोग ऐड कर देते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है? तब हम लोग को जाके मिलता है ये नेशनल इनकम। ठीक है, इसको और डिटेल्स में हम लोग अभी समझेंगे। हम लोग को पता है कि जब भी एक गुड्स, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है और सेल होता है, उसके बाद हमें पता है इसका क्या होता है? हमें नहीं पता है। ठीक है, जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है वो एक बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेजेस में प्रोड्यूस होता है। वो सिर्फ सपोज एक ब्रेड ही ले लीजिए। एक ब्रेड जब प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे उसका रॉ मटेरियल व्हीट, फिर वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ उसका प्लास्टिक वो प्रोड्यूस हो रहा है, और पैकेजिंग और बहुत कुछ लगता है। तो हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड बाय द फर्म्स एट वन स्टेज एंड सोल्ड टू द फर्म्स एट अदर स्टेज। अब ब्रेड बनाने वाला वो व्हीट खरीदता है, फिर वो व्हीट से वो ब्रेड में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है ना, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेजेस को ऐड करते 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 हम लोग को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, फाइनल आउटपुट मिलता है, वो है आपका ब्रेड या जो भी है। ठीक है, तो उनका वैल्यू कैसे एस्टिमेट होता है? ये जो नेशनल इनकम जो है ना, हर एक प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू को ऐड करके बनता है एक नेशनल इनकम। ठीक है, और उसी वैल्यू को हम लोग बेचते हैं, उससे हम लोग इनकम अर्न करते हैं इंडिविजुअल। तो एक एक वैल्यू, फाइनल वैल्यू होना चाहिए, वो इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। वो ब्रेड का फाइनल वैल्यू को हम लोग यहाँ लेते हैं, ना कि जो उसके पीछे का वीट का कॉस्ट और ये सब। वो जो फाइनल वैल्यू है उसी में तो उसका वीट का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम लोग उसका फाइनल वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या डेफिनेशन हुआ? नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसी को एस्टिमेट करते हैं हम लोग दो वे से। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। Now here according to the definition over here it is the cost of all factors of production consumed or used in producing a good। जब भी हम लोग कोई एक गुड प्रोड्यूस या कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग को क्या होता है? हम लोग को हम लोग को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन सब का जब भी हम लोग कॉस्ट को जोड़ देते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है? तब हम लोग को मिलता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी ब्रेड बनाए तो ब्रेड में हम लोग को जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे जो खर्चा लगा है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है, जो सपोज हम लोग एक ब्रेड खरीदने गए दुकान में और ब्रेड के पीछे में लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये क्या होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो बेसिकली मार्केट प्राइस इज द बेसिक प्राइस ऑफ दैट गुड। ठीक है, प्लस जो उसका टैक्सेस है उसमें, साथ में सब्सिडीज को हम लोग उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस इज द फैक्टर कॉस्ट प्लस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर हम लोग को फैक्टर कॉस्ट चाहिएगा तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है,
ठीक है, इसको और डिटेल्स में समझने के लिए हम लोग को इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है ना स्टूडेंट। हर किसी के पीछे का हिस्ट्री हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी। तो इसके पीछे का हिस्ट्री भी हम लोग समझ लेते क्या है। हम लोग को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहला अटेम्प्ट किसने लिया था? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने 1867-68 में सबसे पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए थे। उस समय पर कैपिटा मतलब एक एक जन का इनकम उस समय कितना हुआ था? बेसिकली हुआ था ₹20। उसके बाद ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में कैलकुलेट किए थे। फिर साइंटिफिक प्रोसीड्योर यूज करके किसने कैलकुलेट किया था? V.K.R.V. राव ने 1931 में लेकिन कैलकुलेट किए थे। और फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था? वो किया था P.C. महालनोबिस ने 1949। P.C. महालनोबिस जो थे ना वो नेशनल इनकम कमेटी के लेकिन चेयरमैन थे। चेयरमैन के साथ और भी उनके साथ दो मेंबर्स थे, वो थे प्रोफेसर D.R. गार्डियर और V.K.R.V. राव। इन तीनों ने मिलकर बेसिकली 1948-49 में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किए थे, जहाँ पर नेशनल इनकम आपका था 8710 करोड़ और पर कैपिटा इनकम कितना एस्टिमेट हुआ था? पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट हुआ था 225। ये बेसिकली ये जो चीज़ था ये 1949 में किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और प्री इंडिपेंडेंस हम लोग को देखा गया था, ये 2 केसेस हुआ था। अभी प्रेजेंटली क्या होता है? नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन 2019 में देखा गया था कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। अब बेसिकली प्रेजेंटली ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम रिलेटेड ना कुछ टर्म्स है जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम। बेसिकली इसके हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम को बहुत हद तक मेजर कर लेते हैं। तो आइए देखते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ नेशन इन produced within a nation by a foreigner or a Indian। ठीक है, बेसिकली एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते उसके जो मॉनेटरी वैल्यू होते हैं उनको जब हम लोग एडअप कर देते तब हम लोग को क्या मिलता है? जीडीपी। आइए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। सपोज एक इकोनॉमी में सिर्फ 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए जो है वो इंडिया का है, बी जो है वो इंडिया में ही रहते, पर सी जो है इंडिया में रहते पर वो यूएस के सिटीजन है। उन्होंने तीनों जन गुड्स प्रोड्यूस किए, उसका वैल्यू कितना है? इसका है 7,50,000, इसका है 85,000, इसका है 48,000। इन सब के गुड्स को एडअप करके हम लोग को क्या मिल रहा है? 8,83,000 वर्थ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी बोथ बाय द इंडियंस एंड बाय द फॉरेनर्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जीडीपी को ना 2 तरह से मेजर किया जाता है, एक है नॉमिनल वैल्यूज पर और एक है रियल वैल्यूज पर। ये कॉन्सेप्ट हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सपोज हम लोग कोई भी चीज़ का वैल्यू जब मेजर करते, कोई भी प्रोडक्ट, सपोज एक ब्रेड हुआ, ब्रेड का अभी का दाम सपोज 20 रुपीज़ है। ठीक है, जब हम लोग उसका वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं तब एक ब्रेड का 20 रुपीज़ वैल्यू पे ही हम लोग उसको कैलकुलेट करें। सपोज एक इकोनॉमी में एक वन ब्रेड इंटू 20, तो बेसिकली द वैल्यू इज ऑफ वन ब्रेड इज इक्वल्स टू 20। तो उसे हम वैल्यूज एट द करेंट मॉनेटरी वैल्यूज, कोई भी चीज को जब हम लोग उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे करेंट प्राइसेस पे उसको बेस करके निकाल रहे हैं, करेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वैल्यू को। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है? रियल जीडीपी में एक्चुअल में होता है उसका करंट वैल्यू को नहीं लेते, उसका बेस प्राइस को लेते हैं। सपोज हम अगर अभी प्रेजेंटली एक ब्रेड का दाम को कैलकुलेट करें तो अभी के दाम पे हम उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। 2010 में जो उसका प्राइस था, सपोज उस समय उसका प्राइस था 15 रुपीज, तो उस बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे इंटू 15। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 15 हुआ और ये वाला 15 हुआ, और इस समय यहाँ पर जो था वो था आपका 20। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि जीडीपी एट नॉमिनल टर्म्स जो होता है ना हमेशा ग्रेटर होता है देन रियल जीडीपी।
क्योंकि यहाँ पर एक जो काम करता है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें पता है कि एक पॉजिटिव नंबर होता है जो ओवर द इयर्स इंक्रीज ही होता है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी ना हमेशा ग्रेटर होता है रियल जीडीपी से। यहाँ पर जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो करंट प्राइसेस पे बेस करके कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज कैलकुलेट होता है वो बेस ईयर पे बेस होके कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग रियल बोलते हैं, इसको हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर हमें किससे पता चलता है, वो पता चलता है हम लोग को रियल जीडीपी के हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीएनपी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीएनपी? GNP is basically the measure of all goods and services produced by a nation residents and businesses। यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बाहर के कोई भी फॉरेनर्स को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में देखिए जीडीपी के साथ में हम लोग नेट इनफ्लोज जो हम लोग को बाहर से जो इनकम आता है उसको ऐड करते हैं बाय द इंडियन सिटीजन्स, और जो यहाँ के बाहर के सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं उन लोग का इनकम को हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जीएनपी हम लोग को कैसे मिलेगा, जीडीपी के साथ जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तब हम लोग को जीएनपी मिलता है। ये डी से एन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग को ऐड करना पड़ता है, ये ध्यान में रख दीजिएगा, ये कि डी से एन के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मिस्टर ए जो है उन्होंने वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस किया जिसका वैल्यूज है इतना 7,50,000। मिस्टर बी वो भी इंडिया के ही है, वो 85,000, लेकिन यूएस के सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। और मिस्टर डी वो यूएस में रहते पर वो इंडियन के सिटीजन है, तो उसका वैल्यूज जो है जो वो प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पर उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली जीएनपी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है 9,13,000। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा जीएनपी क्या है। तो जीएनपी हम लोग आगे स्लाइड में देखिए कि जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि अगर NFIA जो इक्वल्स टू 0 रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी। और ये केस कब होता है, ये केस होता है जब क्लोज इकोनॉमी रहता है, तब हम लोग को ये केस लेकिन देखने को मिलता है। यहाँ पर जब NFIA इज ग्रेटर देन 0 रहता है तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जीएनपी है ना वो ग्रेटर है जीडीपी से, और अगर लेस देन 0 रहेगा तब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जीएनपी जो है वो लेस है जीडीपी से। तो ये 3 केसेस, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और NFIA कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड विल बी ग्रेटर देन इनकम आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। ओके, अब द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग NNP भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अब जीएनपी से ही NNP आना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजंस ऑफ अ नेशन लिविंग डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। बाहर के या इंडियन में रहने वाले जो भी सिटीजन है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग NNP में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जीएनपी भी तो वही चीज होता था कि गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडियन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, लेकिन क्या होता है जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ये ओवर द ईयर्स क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है, मतलब उसका वैल्यूज कम होते जाता है ओवर द ईयर। देखा जाए कि एक मशीन अगर अभी हम लोग खरीदे 10 साल बाद उसका वैल्यू लेकिन फॉल होता है, तो वो डिप्रिसिएशन को जब हम लोग जीएनपी से माइनस कर देते हैं तब हम लोग को मिलता है क्या है, वो है आपका NNP एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट में आना तो हम लोग पढ़े थे पहला स्लाइड में, तो हम लोग कैसे करते हैं, उससे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते और सब्सिडीज को हम लोग ऐड कर देते अब फैक्टर कॉस्ट में। और जब NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें कहते हैं नेशनल इनकम। फाइनली हम लोग का ये जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो हम लोग का निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग और एक चीज जो समझ लेते हैं वो है, देखिए जीडीपी से हम लोग एनडीपी में जा सकते हैं। यहाँ से ये पहला वाला फिगर को हम लोग को चेंज करना है ना, अगर जी से एन में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को यहाँ पर डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
और नेक्स्ट वाले फिगर को अगर चेंज करना पड़ता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये हम लोग पहले स्लाइड में देख लिए हैं। अब पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो है पर कैपिटा इनकम। ये बेसिकली नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री करने से हम लोग को पर कैपिटा एक एक इंसान का कितना रुपया है वो पता चल जाता है। ऑब्वियसली अगर एक एक इंसान अगर अच्छा कमाता होगा तो नेशनल इनकम भी अच्छा ही होता होगा, है ना। और किसी भी इंसान का इनकम से ही हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल क्या हुआ, पर्सनल इनकम मतलब क्या हुआ, आपका जो पर्सनल इनकम है वो इनकम ऑफ अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। वो कैसे कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम के साथ में जब हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करते देते। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ऐसा पेमेंट होता है जहाँ पर हम लोग रुपया तो दे देते हैं लेकिन इन रिटर्न हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज कुछ नहीं मिलता। जैसे गवर्नमेंट हम लोग को इतना वेलफेयर मेजर्स के से रुपया देते हैं, सोशल सिक्योरिटी से हम लोग को रुपया मिलता है, तो ये सब जितना भी हुआ वो ट्रांसफर पेमेंट है, उसके बदले में उसको कोई गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन साथ में हम लोग सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोग के यहाँ से जो रुपया निकलता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में, उसको सब्ट्रैक्ट करते, टैक्सेस जो हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में देते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते, और प्रॉफिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इनकम बचता है उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं। लेकिन और एक जो होता है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब हमारे पास एक्चुअल में कितना रुपया है वो कैसे निकालते हैं, वो पर्सनल इनकम से जब हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सपोज इनकम टैक्स, तब हम लोग के पास जो आता है वो है आपका पर्स डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल दी टैक्सेस, सब कुछ बचता भी है क्या पता नहीं, तब उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रीसेंट न्यूज़ की तरफ चल जाते हैं। देखिए रीसेंट न्यूज़ में हम लोग जीडीपी जो टर्म होता है वो बहुत ज़्यादा ही सुनते हैं। जो कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है इस बार कोविड-19 की वजह से देखा गया है कि 2021 में जो कंट्री का जीडीपी था वो श्रैंक हो गया कितना, 7.3% से। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे साल का जो जीडीपी था इन कंपैरिजन टू दैट इस साल का जो जीडीपी है वो श्रिंक हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर बाई 7.3%। ठीक है। और लास्ट क्वार्टर मतलब ये 2020-21 का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हम लोग को 1.6% का ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में फॉल देखने को मिला था, सेकंड में फॉल, थर्ड में थोड़ा राइज देखने को मिला था, फोर्थ में हम लोग को ये, लेकिन ओवरऑल देखा गया तो 7.3% का श्रैंक हो गया। मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था इकोनॉमी में इस साल वो लेकिन कम ही हुआ कोविड-19 की वजह से। तो अल्टीमेटली जो कंट्री लाइक इंडिया है इसका जो जीडीपी है वो एक्चुअल में फॉल हुआ, मतलब नेशनल इनकम हम लोग का फॉल ही हुआ, एक इंजन का जो इनकम था वो फॉल हुआ है विद इन दिस पीरियड। So that is a very bad indicator for an economy. And thank you everyone, and let us expect that our economy rises in this way over the years. Thank you.